आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोगों ने स्टोकेमिस्ट्री में एडवांस स्टोकेमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर चुका है और एडवांस स्टोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा है वह उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है जहां पर बिना किसी एसिमेट्रिक सेंटर के कायरलिटी प्रेजेंट है, जिसमें हम लोगों ने एक्सियल कायरलिटी, प्लेनर कायरलिटी और हेलिकल कायरलिटी का कॉन्सेप्ट जाना। अब हमारे पास एडवांस स्टोकेमिस्ट्री का अपना जो सेकंड टॉपिक है वह एक खास टॉपिक है। हम अगर पूरी अपनी केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हमारी पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। बिल्कुल सही बात है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट होता है वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कायरलिटी। और कायरलिटी आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स में हो सकती है। एक तो आपके पास वह मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरल सेंटर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है। और एक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स विदाउट एसिमेट्रिक सेंटर, फिर भी क्या होते हैं? वो कायरल होते हैं। और इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को हमने अभी पढ़कर खत्म किया है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल कायरलिटी के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेनर कायरलिटी के बारे में जाना, और फिर हम लोगों ने हेलिकल कायरलिटी का कॉन्सेप्ट भी जाना। मतलब इस तरह के कंपाउंड्स की स्टोकेमिस्ट्री को हमने बहुत अच्छे से समझ चुका है और ये हमारे पास कैटेगरी क्या है? कंप्लीट है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालते हैं वह मॉलिक्यूल्स जहाँ पर आपके पास कायरल सेंटर की वजह से कायरलिटी प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की बात करूँगा तो इन मॉलिक्यूल्स को मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक तो आपके पास वो मॉलिक्यूल्स होंगे हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर, और एक वह कंपाउंड होंगे मोर देन वन कायरल सेंटर। बात समझ रहे हो? दो तरह के ही तो कंपाउंड हो सकते हैं, या तो वह कंपाउंड जिनके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा या फिर वह कंपाउंड जिनके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा। अगर हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर भी आपके पास फर्दर दो तरह की कंपाउंड्स को मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक तो वह कंपाउंड्स जहां पर कार्बन एज अ कायरल सेंटर होगा, तो हम बोल सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स। आ रही बात समझ में? और हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स में कायरलिटी में अपना यही टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर रखा है, जहां पर कार्बन एज अ कंपाउंड थे और एज अ कायरल सेंटर प्रेजेंट थे। ठीक है, क्लियर है? ये सारी बातें हमने कर रखी हैं। अब हमें जो यहां पर डील करना है वो यहां पर और भी डिफरेंट कंपाउंड के साथ डील करना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स की। आखिरकार उसमें हमारे पास किस तरीके से कायरल सेंटर प्रेजेंट है। फिर हम पढ़ेंगे यहीं पर एग्जांपल्स ऑफ फॉस्फोरस कंपाउंड्स, उसमें भी हम चेक करने वाले हैं। फिर हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे सल्फर कंपाउंड्स, और लास्ट में एग्जांपल हम देख लेंगे आर्सेनिक कंपाउंड्स।
ये हमारे पास एक नया टॉपिक है जहां पर हम उन कंपाउंड्स की बात करने जा रहे हैं जिन कंपाउंड्स में कायरल सेंटर तो है, लेकिन वहां पर जो कायरल सेंटर है वह आपका कार्बन नहीं है, वह आपका क्या है, अदर देन कार्बन है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नया टॉपिक है। आज की क्लास में हमें इसी टॉपिक पर बात करनी है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे। और फिर मोर देन वन कायरल सेंटर में एक तो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जहां पर मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन समझाई थी, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड और होती है जिसको मैं लिख देता हूं ब्रिज हेड कंपाउंड्स। तो आज की क्लास में जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, या फिर जो हमारा यूं कह लो सेकंड टॉपिक ऑफ एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री है, उसमें हम इन दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। बहुत आराम से, इत्मीनान से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। इतना पेशेंस अगर आप लोगों ने अभी तक दिखाया है तो बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा और बचा हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये आपके पास पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बन के तैयार हो गया है। तो अब हम हेडिंग लिख देते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स और ये कैसे कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, जहां पर सेंट्रल एटम अदर देन कार्बन है। मतलब यहां पर कार्बन सेंट्रल एटम की बात नहीं करने वाले, यहां पर कार्बन के अलावा कुछ भी एटम हो सकता है जो आपके एज अ सेंट्रल एटम वर्क करने वाला है। जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, जिसमें हमारी सबसे पहली हेडिंग है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, जहां पर नाइट्रोजन एक्ट करेगा एज अ सेंट्रल एटम। और हम देखेंगे कब कंपाउंड कायरल है और कब कंपाउंड अकायरल है। सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कैटेगरी का। जितनी भी बातें मुझे आपको समझानी होगी नाइट्रोजन कंपाउंड्स को लेकर मैं सारी बातें समझा दूंगा। और फिर बस एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको फॉस्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक के कंपाउंड्स ले लूंगा। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का हम पहला कंपाउंड उठाते हैं जिसका नाम है अमोनिया। क्लियर है? अगर हम अमोनिया को एक नज़र से देखें तो हमारे पास यहाँ पर अमोनिया पर जो चारों ही ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट नहीं है। ग्रुप में हम लोन पेयर भी यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पर चारों ही ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री ला सकते हैं। और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ला सकते हैं तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकती है। बातों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और यदि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकती है तो यह मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल होगा। और अगर यह मॉलिक्यूल अकायरल होगा तो इसका मतलब यह मॉलिक्यूल फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इतनी सारी बातें हमें इस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से समझ में आ रही है। पहले एग्जांपल को देखकर, अगर मान लीजिए मैं यहीं पर इस नाइट्रोजन पर इस बार चारों ही ग्रुप क्या कर दूं, डिफरेंट लगा दूं। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है। बोलो, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, क्या इस कंपाउंड में एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है या नहीं है?
या मैं यूँ कह लूँ क्या कायरल सेंटर मौजूद है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर जब नाइट्रोजन को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसके चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। देखो यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर लोन पेयर है। बिल्कुल सही बात है सर। यदि किसी सेंटर के अराउंड चारों ही ग्रुप्स डिफरेंट हो और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो तो उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। और सर हमें तो यहाँ पर अच्छे से नजर आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर एक ही कायरल सेंटर है। तो आप लोग पता है मुझे क्या बोलोगे अगले पल में? आप बोलोगे सर यहाँ पर ओनली वन कायरल सेंटर है, यहाँ पर ओनली वन कायरल सेंटर है। बिल्कुल सर, अगर किसी भी कंपाउंड में ओनली वन कायरल सेंटर होता है तो वहां पर पीओएस नहीं होता है। मैं यहां पर मेनली पीओएस की बात कर रहा हूं, सीओएस की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है तो सीओएस जैसा फंडा लगेगा ही नहीं। तो अधिकतर मोस्टली हम लोग जो अभी चलते आ रहे हैं वो पीओएस को लेके ज्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि सीओएस की वहां पर बात ही नहीं करेंगे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मॉलिक्यूल होगी जहां पर आपको सीओएस देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं पीओएस को काट रहा हूं तो वहां पर सीओएस प्रेजेंट होगा। सीओएस प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो सर अगर पीओएस नहीं होगा तो सर इसकी मिरर इमेज कैसी होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी। मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है कि यदि कहीं पर आपके पास पीओएस नहीं है, मतलब सिमेट्री एलिमेंट नहीं होंगे, तो वहां पर उसके पास कैसी होगी? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सर यदि वहां पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा? मैं बोलूंगा कायरल होगा। और यदि मॉलिक्यूल कायरल होगा तो सर हम फाइनली इसको ये बोल सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैं बोलूंगा आप लोग जो अभी बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपको इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं बता सकता, क्योंकि आज तक मैंने जो सिखाया है आप लोगों को वो यही तो सिखाया है। यदि सिर्फ एक कायरल सेंटर हो, पहली बात तो उसकी मिरर इमेज हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होती है, क्योंकि इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एओएस नहीं प्रेजेंट होता। और सर अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी तो वो कायरल तो पक्का होगा ही, और अगर कोई कायरल है तो इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक झटका दे दूंगा और मैं बोलूंगा ये कंपाउंड कायरल नहीं है, ये कंपाउंड अकायरल है। और यहां लिख दूंगा मैं, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। क्लियर है? अब क्या कहानी स्टार्ट होने वाली है, क्या बातें करने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाँ लेकिन एक बात तो पक्की है, कुछ ऐसा है इन एसाइक्लिक अमीन्स में जो कि आपको पहले से नहीं पता, जो कि एकदम नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। और एक बार पता लगने के बाद इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जैसे कार्बन के कायरल सेंटर की हम बात करते थे, वहां पर हम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर बोलते थे कि सर हमारे पास ये कायरल है, अकायरल है। उस कॉन्फिडेंस के साथ हम एक कायरल सेंटर के साथ अगर अमीन है वो साइक्लिक या एसाइक्लिक कुछ भी होगा तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें उस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो आइए हम उस नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि वो नया कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो क्या वजह थी जो हमारे पास उस एसाइक्लिक अमीन में जिसके पास एक कायरल सेंटर था वो वहां पर हमारे पास कायरल नहीं हो पाया। हम इस एग्जाम्पल को शुरुआत करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल से। एक बार पहले मैं अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में सारी बातें समझा देता हूँ, फिर वही बातें उस एसाइक्लिक मॉलिक्यूल पर भी लागू होंगी। देखो आपके पास ये इस तरीके का अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर आपके पास H है, यहाँ पर आपके पास H है और यहाँ पर आपके पास H है। देखा ही जाता है कि यह जो अमोनिया मॉलिक्यूल है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसके बीच में क्या होता है, एक रैपिड इक्विलिब्रियम होता है इसी के स्ट्रक्चर के साथ। और वह आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। तो क्या आपको इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कुछ कहानी समझ में आ रही है? हमें कहानी ये समझ में आ रही है कि यहां से यहां के स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है,
इन्वर्जन हो रहा है। और इसी को डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। तो अगर पहले मैं नाम की ही बात करता हूं तो इसी को हम बोलते हैं अम्ब्रेला फ्लिपिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। क्लियर है? अम्ब्रेला फ्लिपिंग क्यों कहते हैं? अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो जब हम बारिश में जाते हैं छाता लेके और बहुत तेज हवाएं चल रही हो, तो वो जो छाता नीचे की तरफ होता है, हवा आने से वो छाता पूरा ऊपर की तरफ हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ऐसी ही कहानी तो यहां पर हो रही है, समझते जाइए ध्यान से। जो दूसरी बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो रेट होता है, जिस रेट से ये रैपिड इन्वर्जन होता है, वो 2 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स होता है। कितना फास्ट रैपिड इन्वर्जन हो रहा है। और फिर जो तीसरी बात बताना चाहूंगा कि यहां इन दोनों ही स्ट्रक्चर में जो गैप होता है वह मात्र 24 किलो जूल पर मोल, या फिर अगर मैं कैलोरी में बात करूं तो 6 किलो कैलोरी पर मोल, इतना ही गैप होता है। और हमें पता है ये जो गैप होता है ये आसानी से ही क्या हो सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशंस पे पाया जा सकता है। एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि आपके पास कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आसानी से ही गैप पाया जा सकता है। मतलब यहां से आपकी कहानी शुरुआत हो चुकी है। कहानी में हो क्या रहा है ये भी चीज समझ में आ रही है कि एक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, इन्वर्ट हो जा रही है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रैपिड इक्विलिब्रियम में आपस में मौजूद है। मतलब अगर आप यहां हाथ रखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, अगर आप यहां हाथ रखोगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये आपस में एक दूसरे के रैपिड इक्विलिब्रियम में है, रैपिड इक्विलिब्रियम में है। इनको आइसोलेट नहीं कह सकता, ये नॉन रिजोल्वेबल पेयर हैं। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, नोट में हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, फिर हम मैकेनिज्म पे आएंगे। एक होता है आपके पास रिजोल्वेबल पेयर और एक होता है आपके पास नॉन रिजोल्वेबल पेयर। रिजोल्वेबल पेयर वो होते हैं जिनको सेपरेट किया जा सके, जिनको सेपरेट किया जा सके। और नॉन रिजोल्वेबल पेयर वो होते हैं जिनको सेपरेट ना किया जा सके, जिनको सेपरेट ना किया जा सके। बस सिंपल। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आप इनको सेपरेट कर सकते हो? क्या आप इसको इससे सेपरेट कर दोगे? क्या आप इसको इससे सेपरेट कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम कहेंगे ये हमारे पास कैसा है, नॉन रिजोल्वेबल पेयर है। अगर वहीं पर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने आपको एनेंशियोमर का रेजोल्यूशन पढ़ाया था, तो हम बोलेंगे आप एनेंशियोमर्स को सेपरेट कर सकते हो तो हम इसको रिजोल्वेबल पेयर कहेंगे। जहां पर सेपरेट कर सके वो रिजोल्वेबल पेयर, जहां पर ना कर सके नॉन रिजोल्वेबल पेयर। अगर कभी क्वेश्चन में आए कि इनमें रिजोल्वेबल कौन है, तो आप ये देखो किनको सेपरेट कर सकते हैं, वो रिजोल्वेबल हैं, और जिनको सेपरेट नहीं कर सकते वो नॉन रिजोल्वेबल है। ऐसा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। हम तो अपने मेन बात पर आते हैं दोबारा से। ये बात है तो आइए हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म का आइडिया लेते हैं कि आखिरकार इसके मैकेनिज्म का फंडा हमारे पास क्या है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन, क्योंकि स्ट्रक्चर पिरामिडल ही होता है तो इसलिए पिरामिडल इन्वर्जन। यहां पर इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और पिरामिडल है ये, तो इसीलिए इसको पिरामिडल इन्वर्जन का नाम भी दे दिया जाता है। तो अगर मैं थोड़े से मैकेनिज्म की बात करूंगा तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है आपके पास। मैकेनिज्म में आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है।
ठीक है। और ये जो है ये इसकी क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, जहां पर अब आपके पास हाइब्रिडेशन क्या आ चुका है, sp2 आ चुका है और ये क्या हो गया है, ट्राइगोनल प्लेनर हो चुका है। सारी कहानी आपके पास यहीं पर छुपी है। ध्यान से देखो होता क्या है, जब आप इसको यहां से एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, जो कि रूम टेम्परेचर पर, आप नहीं, रूम टेम्परेचर पर ही अवेलेबल हो जाएगी। तो एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड्स ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरीके से। जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पर रिपल्शन होगा इनके बीच में, तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो स्ट्रक्चर जिसकी पहले sp3 हाइब्रिडेशन थी और पिरामिडल आपके पास यहां पर ज्योमेट्री थी, शेप था, वह अब कैसा बन चुका है, sp2 हाइब्रिडाइज बन चुका है और ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब सारी कहानी आपके पास इस स्ट्रक्चर में ही छुपी है। जब आपके पास फ्लिपिंग होती है तो फ्लिपिंग के दौरान एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऐसा आता है जो कि प्लेनर होता है, और हमें पता है बहुत अच्छे से किसी भी प्लेनर स्पीसीज में स्लाइस कट ले सकते हैं, और अगर स्लाइस कट ले सकते हैं तो वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो सारी कहानी उल्टी हो जाएगी। मतलब जो हम अभी तक सोचते आ रहे थे देखकर वो बिल्कुल सही था, लेकिन वहां पर एक कहानी और छुपी है कि जब एक एसाइक्लिक अमीन की दूसरे एसाइक्लिक अमीन में इन्वर्जन होगी तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आएगा जो कि प्लेनर होगा, और प्लेनर स्ट्रक्चर में आराम से स्लाइस कट ले सकते हैं। ये है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला फंडा। अब अगर आप थोड़ा कंपेयर करोगे उस एसाइक्लिक अमीन के साथ, तो उसके साथ भी ऐसा ही इन्वर्जन का फंडा होता है। जितने भी एसाइक्लिक अमीन्स होते हैं उनके साथ इन्वर्जन का फंडा होता है, मतलब वहां पर अम्ब्रेला फ्लिपिंग होगी ही होगी। अगर अम्ब्रेला फ्लिपिंग होगी तो उसके ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अकायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कहानी चल रही है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी है, और इससे इसका गैप भी कितना है, मात्र 24 किलोजूल पर मोल, ज्यादा कोई गैप नहीं है, जो कि आसानी से रूम टेम्परेचर पर पाया जा सकता है, इसीलिए ये फिनोमेना पॉसिबल है। अब अगर मान लो मैं थोड़े से इसके बात करता हूं डायग्राम की, तो यहां पर मान लो एनर्जी है, यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस है, तो अगर ये ए है तो यहाँ क्या है, बी है, दोनों की एनर्जी सेम है। इसको अगर मैं ए स्ट्रक्चर कह रहा हूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, बी स्ट्रक्चर कह रहा हूं। और इनको ए से बी में जाने के लिए ये वाली क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो गैप है वो क्या है, कम है इन केस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी गैप कम है, इसीलिए एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में आसानी से इन्वर्ट हो पा रहा है, वहां पर वॉल्टन इन्वर्जन, अम्ब्रेला फ्लिपिंग, पिरामिडल इन्वर्जन हो जा रहा है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो हम अगर कुछ पॉइंट निकालना चाहें यहां से, बात तो आपको समझ में आ चुकी नहीं एकदम अच्छे से, क्या कहानी चल रही है। इसको अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूं तो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को दर्शाने का डैगर इस तरीका होता है, ठीक है, ये वाला फंडा है। तो अगर मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो हम बोल सकते हैं जो आपके पास रैपिड इन्वर्जन है वह किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन, एक तो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इन्वर्जन, और एक आपके पास टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो ये मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूल में यहां से वहां जाने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम फाइनली कुछ बातें करें तो पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि जो रैपिड इन्वर्जन होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगा। पहली बात, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना रैपिड इन्वर्जन कम हो जाएगा। खुद देखो यहां पर रैपिड इन्वर्जन ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर गैप कम है। अगर गैप ज्यादा हो जाएगा, और गैप ज्यादा कब होगा, जब साइज बढ़ जाएगा,
साइज बढ़ने से गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होने से एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर में इन्वर्जन खत्म हो जाएगा। करेंगे हम आगे चल के बात। दूसरी बात अगर हम यहां पर करते हैं तो दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब सेपरेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेशन कह लो या फिर रेजोल्यूशन कह लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। इस बात को समझो, जितना ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इसका मतलब वहां पर उतना ज्यादा क्या होगा, गैप होगा, एक्टिवेशन एनर्जी गैप ज्यादा, तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में जाना कम हो जाएगा, और जाना कम हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर को आप दूसरे स्ट्रक्चर से सेपरेट कर पाओगे। तो ये होती है ये बात। और जो सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इस बात को तो आप जितने मर्जी चाहें उतने स्टार लगा लो, ये बात आपके काम आने वाली है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास एनर्जी के बहुत ज्यादा, सिंपल सी वही बात, तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं जा पाएगा, तो इसका मतलब उसके बीच की ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बन पाएगी, और ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं बन पाएगी तो वो प्लेनर भी नहीं हो पाएगा, तो वो प्लेनर नहीं हो पाएगा, स्लाइस कट नहीं होगा, स्लाइस कट नहीं होगा, तो इसका मतलब उसकी मिरर इमेज क्या नहीं होगी, सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी। सिंपल सा ये फंडा लगाना है। तो किसी भी तरीके से यदि आपको अमीन में कायरलिटी डेवलप करनी है एसाइक्लिक अमीन्स में, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी गैप बढ़ाना पड़ेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी गैप को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, इन सबको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और हम डिस्कस करेंगे। क्या आपको कहानी समझ में आई? तो अभी तक हमने कहानी में क्या बात की, हम लोगों ने बहुत सिंपल अपना एक फ्लो चार्ट बनाया। मैंने आपको ये समझाया मैं आपको किस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर मैंने नाइट्रोजन कंपाउंड्स को लेके उठाया। वहां पर बहुत छोटा एग्जांपल मैंने अमोनिया से स्टार्ट किया, और उसमें हमें साफ साफ समझ में आता वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो इसलिए वह मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल हो नाइट्रोजन का, तो हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वह मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह मॉलिक्यूल कायरल नहीं था। तो मैंने बोला इसके पीछे एक नया कॉन्सेप्ट है। वह जो नया कॉन्सेप्ट है वह ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने इस पूरे बोर्ड पर लिखा हुआ है। जो बातें आप अमोनिया के लिए सोच रहे हो वो सारी बातें उस मॉलिक्यूल के लिए होंगी। आप इस H की जगह तीनों डिफरेंट ग्रुप लगा दो, इसमें क्या बड़ी बात है। यहां पर आप R1 लगा दो, यहां पर आप R2 लगा दो, और यहां पर आप R3 लगा दो, सिंपल सी बात है। यहां पर भी आप ऐसे कर दो। तो किसी भी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स की अमीन्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके पास क्या है, अम्ब्रेला फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट है। अमीन इन्वर्जन भी कहते हैं, इसी को हम लोग अमीन इन्वर्जन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। तो आइए अब हम उस एग्जाम्पल की एक बार बात ही कर लेते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था। करिए शुरू करते हैं। हमारे पास इस तरीके से एग्जाम्पल था, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर आपके पास क्या है, Me है, यहाँ पर आपके पास क्या है, Et है, और यहाँ पर H है। तो हमने ये बात की थी कि ये हमारे पास कायरल सेंटर है। बिल्कुल, अगर इस कायरल सेंटर में मैं कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना चाहूँ, डैश वेज का फंडा लगा लो, ये भी डैश वेज की तरह है, जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी इस पर जाएगी। याद आ रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी अगर इस पर जाएगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि R कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो ये आपका कायरल होना चाहिए था, लेकिन ये कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने ही स्ट्रक्चर के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, रैपिड इन्वर्जन में कह लो या फिर रैपिड इक्विलिब्रियम में कह लो। यहाँ पर इसका ही स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आता है, यहाँ पर Me, यहाँ पर Et, और यहाँ पर H, और इसमें अगर आप निकालोगे इसकी RS नेमिंग तो ये S है। तो अगर मैं सिर्फ R और S को देखूंगा तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं। बिल्कुल सही बात है, एनेंशियोमर्स तो हैं,
लेकिन ये भी आपके पास 50% है और ये भी आपके पास 50% है। इसीलिए जो पूरा मॉलिक्यूल है, यह पूरा मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, अकायरल है, या फिर अकायरल बोले तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इनके बीच में ऑप्टिकली इनएक्टिविटी रहने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और उस ट्रांजिशन स्टेट में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, जहां पर आप बोलोगे मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज से क्या जाएगा, अकायरल आ जाएगा। और अकायरल है तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये वाली कहानी चल रही होती है जो मैं आपको सिखाना चाहता था। अगर आप सिर्फ इस मॉलिक्यूल को देखते तो ये पक्का आपको कायरल लगता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की कहानी इस मॉलिक्यूल के साथ है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, एक बात कर लेते हैं कि जो आपके पास एनर्जी बैरियर था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, वह एनर्जी बैरियर डिपेंड किस किस पर करता है, डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी हम बात कर रहे थे ना एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की, जहां पर हमें क्या क्या बातें निकल के आई थी। एक बार हम उन बातों को दोबारा से समराइज करते हैं। पहली बात तो ये निकल के आई थी कि जो आपके पास रैपिड इन्वर्जन है, वह रैपिड इन्वर्जन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई ए, पहली बात। दूसरी बात क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। और लास्ट में कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। इनकी बात कर रहे हैं। अब लेकिन ये जो एनर्जी बैरियर आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, ये एनर्जी बैरियर किस किस पर डिपेंड था। सबसे पहले साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अगर मैं साइज की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा आप बात कर सकते हो AS, ये है आपके पास साइज का ऑर्डर। जिसका साइज जितना बड़ा, इसका मतलब वहां पर उतना ही ज्यादा एनर्जी बैरियर होगा, और अगर उतना ही ज्यादा एनर्जी बैरियर होगा तो वहां पर उतना ही कम इन्वर्जन होगा। दूसरा जो फैक्टर था, है ना, बाय साइज ऑफ लिगेंड्स, या फिर आप यूं कह दो डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ लिगेंड्स। जितना ज्यादा आपके पास साइज ऑफ लिगेंड होगा उतना ही ज्यादा वहां पर आपके पास क्या होगा, एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी। और जो तीसरा है बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड्स, हैविंग लोन पेयर। मतलब हम हेटेरो एटम की बात कर रहे हैं, उन लिगेंड्स को आप सब्स्टिट्यूट कर दो जो हेटेरो एटम हो, कहां पर, सेंट्रल एटम पर, तो वहां पर भी आपके पास क्या होगा, एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे पहले साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जिसमें सेंट्रल एटम की साइज जितनी बड़ी होगी वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हाई होगा। दूसरा साइज ऑफ लिगेंड्स, जितना ज्यादा लिगेंड्स का साइज होगा इसका मतलब एनर्जी बैरियर वहां पर भी हाई होगा। और तीसरा, आप उन लिगेंड्स को सब्स्टिट्यूट कर दो जो कि हेटेरो एटम होते हैं सेंट्रल एटम से, तो वहां पर भी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हाई होगा, तो वहां पर भी इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ये बात समझ ली। अब एक लास्ट पॉइंट जो समझना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिरकार हम किस तरीके से अमीन को ऑप्टिकली एक्टिव या फिर कायरल बनाएं, ये है मेन बात। सर ये तो आपने समझा दिया क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है,
लेकिन बनाना कैसे है सर, इस बात को बताओ, कैसे कोई अमीन को हम कायरल बता सकते हैं या कायरल बना सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव बता सकते हैं। चलिए उन बातों को हम शुरू करते हैं।